तो इस पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि का ये 8वां लेक्चर होगा। 7 लेक्चर संधि के हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि जाकर पिछला वीडियो पढ़ जाएं। बहुत ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो संधि कभी भी समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर आप ये पूरा वीडियो पढ़ गए, 7 लेक्चर पढ़ गए, तो आप जान लीजिए कि हमेशा के लिए संधि आपकी तैयार हो जाएगी। तो आइए आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि में लेक्चर 8 और नियम 4 पढ़ चुके थे। 4 में लगभग 8 नियम हमने समाहित किया था। याद होगा आपको, चा छा जा टडला सहा किससे मिल रहा था? ता और दा से। तो क्या हो रहा था वहाँ पर हम लोग डिटेल में समझे। संधि में एक ये बड़ा विशेष नियम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जब व्यंजन या स्वर का या व्यंजन व्यंजन का या स्वर व्यंजन का जब मिलन होता है तो बीच में किसी का आगमन हो जाता है। मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो दो वर्ण मिल रहे हैं वो वैसे वैसे मिलेंगे, लेकिन बीच में किसी वर्ण, नया वर्ण, कोई नया व्यंजन वर्ण आ जाएगा। अब वो नया व्यंजन वर्ण कौन होगा? वो नया व्यंजन वर्ण कौन कौन हो सकता है? चा हो सकता है, शा हो सकता है। कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। या फिर कौन सा सा हो सकता है? दंत सा। चा हो सकता है, शा हो सकता है, या फिर दंत सा हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब ये बीच में आ जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम अलग नाम दे देते हैं और इसको हम नाम देते हैं आगमन व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि? आगमन। आगमन आगमन इसको लिख भी सकते हैं रूल नंबर 5। आगमन। आगमन क्यों कहा? क्योंकि दो जब स्वर व्यंजन मिलेंगे तो वहां पर एक नया एक अलग व्यंजन का आगमन हो जाएगा बीच में। आगमन व्यंजन संधि। आगमन व्यंजन संधि। अब इसमें पहला देखिए, अब आगमन किसका किसका होगा? या तो चा का होगा। आगमन किसका हो सकता है? पहला चा का आगमन, दूसरा क्या हो जाएगा? सा का आगमन, और तीसरा सा का आगमन। मतलब ये आगमन किसका होगा? चा का होगा, सा का होगा और सा का होगा। मतलब ये जो है मूर्धन्य सा का आगमन होगा और दंत्य सा का आगमन होगा। ये कहां पर आएंगे? बीच में आ जाएंगे। तो कब आएंगे? कंडीशन वही समझना है। तो पहली कंडीशन इसकी क्या होगी कि अगर चा कब आएगा? चा का आगमन। पहले में किसको ला रहे हैं? चा का आगमन। चा का आगमन। अब देखो, चा का आगमन कब होगा? जब कौन कौन मिलेगा? जब स्वर और छा मिलेगा। जब स्वर और छा मिलेगा तो बीच में कौन आ जाएगा? चा आ जाएगा। बात समझ में आई? जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्वा प्लस छंद। स्वा प्लस छंद। अब यहां देखें आप, वा का अंतिम वर्ण कौन सा है? मतलब स्वा का अंतिम वर्ण कौन सा है? छोटा आ, क्योंकि छोटा वा में आ है और इधर छा आया, तो बन क्या जाएगा? ये क्या बनेगा? स्वच्छंद। क्या बनेगा? स्वच्छंद। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दंत प्लस छेद। देखो इधर आ रहा है, इधर छा आ रहा है, बीच में कौन आ जाएगा? चा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत छेद। क्या बनेगा? दंत छेद। चा के नीचे हलंत लगा हुआ, इसलिए सब जगह क्या लिख रहे हैं? उसको आधा लिख रहे हैं। ऐसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनुधन छेद। जो हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल पढ़ते हैं संविधान के लिए, वो क्या हो जाएगा? ये अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या बना जाए? अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि इधर छोटा हुआ आया, अंतिम वर्ण कौन आएगा इसका? छोटा हु, और छा आया, और जब स्वर और छा मिलेंगे तो बीच में कौन आ जाएगा? चा आ जाएगा बीच में। कौन आ जाएगा बीच में? चा आ जाएगा बीच में। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है विधन छेद। क्या लिखा हुआ है? बी प्लस छेद। यहां पर देखिए स्वर आया, फिर छा आया, क्या बन जाएगा? विच्छेद। क्या बनेगा? विच्छेद। विच्छेद। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह से तरुधन छाया लिखा हुआ है। तरु, तरु में छोटा ऊ की, राम में छोटा ऊ की मात्रा लगी हो, तरु, और छाया क्या बन जाएगा? तरुच्छाया। बीच में चा आ गया, क्या बनेगा? तरुच्छाया। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है संधिधन छेद। संधिधन छेद देख लीजिए, संधि प्लस छेद। अब यहां छोटी की मात्रा है, क्या बन जाएगा? ये संधिच्छेद। ये ठीक है। छोटी की मात्रा, छोटी इधर और उधर छा, बीच में क्या आ गया? चा आ गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ प्रतिधन छाया, तो क्या बन जाएगा? प्रतिच्छाया। क्या बनेगा? एक धन छत्र। एक धन छत्र, बीच में चा आ जाएगा एक, और बीच में चा छोटा। छोटा मतलब आधा छा, आधा छा मतलब स्वर रहित छा, सॉरी आधा चा। क्या आएगा? एक धन छत्र। देख लीजिए, एक धन छत्र।
अब इधर देखिए ध्यान से, इधर स्वर आया, इधर छ आया, बीच में कौन आ जाएगा, चा आ जाएगा। क्या बन जाएगा, बाकी ऐसे लिख दीजिए आप, एक छत्र। बात समझ में आई। लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी के बाद आधा चा लगा दीजिएगा, छाया वैसे ही। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों वर्णों में इन दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, केवल क्या हो रहा है, चा का आगमन हो रहा है। और कब होगा, जब स्वर के बाद छा आएगा, जब स्वर के बाद छा आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नियम। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए फिर से एक बार। रूल नंबर 5 है आगमन व्यंजन संधि। आगमन व्यंजन संधि नाम दे दिया गया है, क्यों आगमन होगा, क्योंकि बीच में यहाँ चा आ जाएगा, सा आ जाएगा, मूर्धन्य सा आ जाएगा या फिर दंत सा आ जाएगा, इसीलिए इसका क्या दिया गया नाम, आगमन। अब इसमें पहला हमने पढ़ा चा का आगमन, और चा का आगमन कब होगा, जब स्वर और छा मिलेगा। इसको हम अलग अलग भी पढ़ सकते थे, रूल नंबर 5 इसको कह देते, 6 कह देते सा को, उस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर है क्या, चा का आगमन, इसको हम 5 के उपभाग के रूप में पढ़ ले रहे हैं। चा का आगमन मतलब स्वर और छा मिलेंगे, याद रखना कि स्वर और छा मिलेंगे जब, तो बीच में कौन आ जाएगा, चा में, चा आ जाएगा। और इन दोनों जो दो शब्द मिलेंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सा का आगमन। कौन सा, नेक्स्ट कौन है, सा का आगमन। अर्थात अब बीच में कौन आएगा, मूर्धन्य सा आएगा। बीच में कौन आएगा, बताइए, मूर्धन्य सा आएगा। कौन आएगा बीच में, मूर्धन्य सा। अब देखिए जैसे दूसरा है सा का आगमन, सा का आगमन, आगमन, सा का बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। इसको केवल दोहरा लीजिएगा, आप कहीं से भी पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी बस। तो बिल्कुल भी ट्रिक के चक्कर में, बहुत ज़्यादा शार्ट के चक्कर में मत पढ़िएगा। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार। जैसे हालांकि ये यूट्यूब वाली क्लास में कहानी नहीं सुनाते हम, जैसे आप समझिए कि एक बार सुना दें अब आज, कि एक बार महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य रोते हुए गया और रोने लगा कि हुजूर पानी नहीं मिल रहा है, पानी लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो बुद्ध जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वहीं गड्ढा खोदें, कुआं खोदें और पानी पिएं। तो उसने सोचा कि ये बढ़िया बात कह रहे हैं गुरुजी, और जाएं आज हम कुआं खोदते हैं। तो वो वहाँ से गया, उसके बाद वो गड्ढा खोदने लगा, 10 मीटर उसने गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, फिर थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगा, फिर 10 मीटर खोदा, फिर पानी नहीं निकला। ऐसे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर करते करते लगभग 6 महीने तक उससे 10 से 20 गड्ढे खोद डाले। अब जो है बुद्ध जी के पास वो फिर रोता हुआ पहुंचा 6 महीने बाद। तो बुद्ध जी कहा कि पानी नहीं निकला, आपने कहा था कि गड्ढा खोदोगे, कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा। बुद्ध जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 महीने बाद ये लौट कर आ रहा है, तो इसने इसका मतलब बहुत परिश्रम किया होगा, तो पानी कैसे नहीं निकला, ये तो क्षेत्र का मैं जानता हूँ कौन सा क्षेत्र है और वहाँ कुआं खोदने से पानी निकलता है। तो हुआ क्या कि बुद्ध जी कहे चलो हमें दिखाओ। बुद्ध जी उसके साथ गए और वहाँ पर उन्होंने देखा, तो देखा कि वहाँ पर 20 गड्ढे खुदे हुए थे 10-10 मीटर और किसी से पानी नहीं निकला था। तो इस बुद्ध जी सर पर हाथ रखकर बैठ गए और उन्होंने सोचा कि हमें ये बता देना चाहिए इसको कि गड्ढा भैया एक ही जगह खोदना, अलग अलग मत खोदना। तो मतलब कहने का ये है कि आप जब ट्रिक पढ़ते हो, जब इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें घाँच पाँच करते हो, तब आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो पाती। आप एक जगह एक टीचर को पकड़ कर और बढ़िया तैयारी करें, कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा उपलब्धता है टीचरों की। आप किसी से जिसकी भाषा सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब लोग सही पढ़ा रहे हैं, बस जिसकी भाषा आपको समझ में आ रही हो, जो विस्तार से पढ़ा रहा हो, जो संकल्पना के साथ पढ़ा रहा हो, उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए। हड़बड़ हड़बड़ टीचरों से मत पढ़िए कि यहाँ ये होगा तो ये होगा, तब कैसे हो गया, देखिए कुछ नहीं था इसमें। हड़बड़ हड़बड़ टीचरों से पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक रहती नहीं हैं। उस समय तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो ट्रिक काम नहीं करता। तो आइए पढ़ते हैं, गड्ढा एक ही जगह खोदिएगा आप लोग। चा का आगमन के बाद क्या है, सा का आगमन। अब सा का आगमन का मतलब क्या है कि बीच में कौन आ जाएगा, बीच में कौन आ जाएगा, सा आ जाएगा। अब कब आएगा, ये तो और आसान है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि अगर स्वर के बाद छा आ जाए तो बीच में कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, स्वर रहित चा आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता। अब यहाँ पर क्या है, ये नियम क्या है कि परि के बाद, परि उपसर्ग के बाद, परि के बाद, परि के साथ अगर किसका योग हो रहा है, कार का, कृत का, करण का, कार कृत करण, कर्ता का, कृति कारक, कृति कारक।
अगर इनका योग हो रहा है किसके साथ, फिर से एक बार सुन लीजिए, कारकृत करण कर्ता, कारकृत करण कर्ता कृत कारक, अगर इनका योग किसके साथ हो रहा है, परि के साथ योग हो रहा है, तो बीच में कौन आ जाएगा, ये और आसान है, सा आ जाएगा। बस इतने ही शब्द आपको याद करने हैं, कारकृत करण कर्ता कारक, कार कृत करण कर्ता कारक। अब बीच में कौन आएगा, परि। अब इसको कार आएगा तो ये मिलेगा परि और कार, क्या बन जाएगा, परिष्कार। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद में अगर परिकृत से मिलता है तो क्या बनेगा, परिष्कृत। मतलब बीच में परि और कृत मिला तो बीच में सा का आगमन हो जाएगा, मूर्धन्य सा का। ऐसे ही परिष्करण, परिष्कर्ता, परिष्कृति, परिष्कारक। बात समझ में आई, है आसान कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अलग से कहीं कुछ नहीं भाई, इतने शब्दों के साथ ही इसका मेल होगा, ध्यान देना है। ये उपसर्ग इनके साथ लगे, इनके साथ लगे, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, तो बीच में कौन आ जाएगा, सा आ जाएगा। कौन सा सा आ जाएगा, मूर्धन्य सा आ जाएगा। अब देखते हैं दंत सा का आगमन कहां पर होगा। अगर सम के साथ, सम, जैसे यहां पर उपसर्ग क्या था, यहां पर उपसर्ग था परि, यहां पर उपसर्ग क्या है, सम। सम के साथ सेम बिल्कुल, कार कृत करण, बिल्कुल वही शब्द, कुछ बदलना नहीं है। कर्ता कृति कारक, कारक, कारक क्या होगा, कारक। अगर आ जाए तो कौन आ जाएगा बीच में, यहां पर बीच में कौन आ रहा था, बीच में आ रहा था सा, मतलब सा का आगमन। यहां किसका आगमन होगा, यहां पर होगा सा का आगमन। बात समझ गए। अब जैसे समझिए, सम के नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान देना, समधन कृत, समधन कृत। आप बताओ क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा अनुस्वार के रूप में, सन स, ये बीच में आ गया, ये माँ हो ही गया, हलंत लगा तो क्या हो जाएगा, संस्कृत। क्या बनेगा, संस्कृत। इसी तरह से समधन कृत है तो क्या बन जाएगा, संस्कृत। इसी तरह से समधन कार है तो क्या बनेगा, समधन कार। ये बात समझ रहे हो, माँ किस रूप में चला गया, अनुस्वार के रूप में, ये ऊपर बिंदु के रूप में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, संस्कार। क्या बनेगा, संस्कार। इसको अलग करेंगे तो समधनकार हो जाएगा, आधा सा गायब हो जाएगा। इसका जैसे विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, समधनकार। इसी तरह से समधनकरण, समधनकरण क्या हो जाएगा, संस्करण। क्या बन जाएगा, संस्करण। और ऊपर बिंदु के रूप में माँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्करण। बात समझे। इसी तरह से संस्कर्ता, इसी तरह समधन करता होगा तो संस्कर्ता, इसी तरह से समधन कृत तो क्या हो, संस्कृति हो जाएगी। इसी तरह से समधन कारक तो क्या हो जाएगा, संस्कारक। ठीक है। इस तरह से ये हम लोग, ये 3 आगमन जो नियम था इसको हम लोग पढ़ लिए। एक बार फिर से समझ लीजिए एक बार कि किसका किसका आगमन हो रहा है बीच में। बीच में चा का आगमन होगा, सा का आगमन होगा, सा का आगमन होगा। कब होगा, जब स्वर और छा मिलेंगे तो बीच में चा आ जाएगा। जब परि के साथ कार कृत करण, ये कोई इनमें से इधर से आ जाएगा तो बीच में कौन आ जाएगा, सा आ जाएगा। ऐसे सम के साथ जब यही सेम वर्ड जब मिलेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। कौन सा सा आ जाएगा, दंत सा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं होगा और आपको समझ में आएगा। सम के साथ ये सा आएगा, परि के साथ ये मूर्धन्य सा आ जाएगा, और बाकी ये दोनों सेम ही हैं। तो इस तरह से ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।